जय श्री राम साथियों। मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। दोस्तों, मध्य पूर्व में जो युद्ध अभी दिख रहा है वह उतना सीधा नहीं है जितना खबरों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर 5,000 से ज़्यादा बम और मिसाइल गिरा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। अगर सच में इतना भारी हमला हुआ है तो ईरान की सैन्य ताकत अभी भी सक्रिय कैसे है? यही वह सवाल है जिससे इस पूरे युद्ध की असली कहानी शुरू होती है। जब कोई देश 5,000 बम या मिसाइल गिराता है तो इसका मतलब सिर्फ बम गिराना नहीं होता। असल में ऐसे ऑपरेशन में 3 टारगेट होते हैं। पहला एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा मिसाइल लॉन्च साइट और तीसरा कमांड और कंट्रोल नेटवर्क। लेकिन समस्या यह है कि ईरान ने पिछले 20 साल में अपनी सैन्य संरचना को ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर बनाया है। कई मिसाइल बेस पहाड़ों के अंदर हैं, कई लॉन्च साइट मोबाइल हैं, यानी एक जगह बम गिराने से पूरी क्षमता खत्म नहीं होती। यही कारण है कि बड़े हमले के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर अमेरिका के पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस है तो फिर ईरान की मिसाइलें क्यों नहीं रुक रही हैं? इसका जवाब है सैचुरेशन स्ट्रेटजी। ईरान की रणनीति सरल है, महंगी मिसाइलें कम इस्तेमाल करो और सस्ते ड्रोन बड़ी संख्या में छोड़ते रहो। एक तरफ एक एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है, लेकिन कई ड्रोन कुछ हजार डॉलर में बन जाते हैं। यानी अगर 100 ड्रोन एक साथ भेज दिए जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम आर्थिक और तकनीकी दोनों दबाव में आ जाता है। युद्ध केवल तकनीक का नहीं, लागत का भी खेल है। इस युद्ध का एक और दिलचस्प पहलू है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका को अपने कुछ सैन्य संसाधनों की तैनाती बदलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ईरान की मिसाइल रेंज खाड़ी के कई अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचती है, विशेष रूप से बहरीन का नौसैनिक अड्डा, यूएई के एयरबेस और सऊदी अरब के कुछ सामरिक क्षेत्र। इन जगहों पे ईरान के कई हमले हुए हैं, जिसमें यूएस के फिफ्थ फ्लीट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और यूएस के डिफेंस सिस्टम और कुछ एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए हैं। शायद इसीलिए यूएस डिफेंस फोर्सेस को अपनी लोकेशन बदलनी पड़ी। जब खतरा बढ़ता है तो सैन्य रणनीति में डिस्पर्सल किया जाता है, मतलब सभी संसाधनों को एक जगह रखने के बजाय अलग अलग फैला दिया जाता है ताकि एक हमला पूरे सिस्टम को नुकसान न पहुंचा सके। सऊदी अरब, यूएई और बाकी खाड़ी देश इस युद्ध के प्रत्यक्ष पक्ष नहीं हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? ऊर्जा ढांचे का। अगर तेल या गैस सुविधाओं पर हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको पे ईरान के हो रहे हमलों ने खाड़ी देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद ऑयल प्राइस भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हमला हुआ था और कुछ ही घंटों में वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ गया था। यानी खाड़ी देशों के लिए केवल सुरक्षा का नहीं, आर्थिक अस्तित्व का भी सवाल है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी जहाज पर टॉर्पीडो हमला। यह घटना केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, उस जहाज पर सैन्य उपकरण ले जाए जा रहे थे। दूसरा, वह जहाज किसी रणनीतिक मिशन पर था। तीसरा, यह शक्ति प्रदर्शन था। समुद्र में ऐसी कार्रवाई संदेश देती है कि ये युद्ध केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। इस घटना के बाद ईरान की तरफ से एक दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका जहाज भारत का मेहमान था। इस बयान का मतलब क्या था? दरअसल कई बार नौसैनिक जहाज मित्र देशों के बंदरगाहों पर जाते हैं, इसे पोर्ट विजिट कहा जाता है। ईरान शायद यह दिखाना चाहता था कि उसका जहाज किसी आक्रामक मिशन पर नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी जहाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी देश की होती है। इसलिए भारत ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान यूएस इजराइल वॉर से पहले ये जहाज इंडिया ईरान वॉर एक्सरसाइज के लिए भारत आया था। वॉर के चलते अभी तक इंडिया में रुक गया था, बट किसी कारणवश इसको वापस जाना पड़ा। यूएस फोर्सेस इसको लगातार ट्रैक करते रहे और जैसे ही भारतीय सीमा से निकल के श्रीलंका की सीमा में पहुंचा, यूएस नेवी ने टॉर्पीडो फायर करके इसे वहीं का वहीं डुबो दिया। ईरान ने अपने युद्धपोत इरिस डेना पर हुए हमले का अमेरिका से बदला ले लिया है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले के बाद आईआरजीसी ने गुरुवार को दावा किया कि उसने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि हमले के बाद अमेरिकी जहाज जलकर खाक हो गया। आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का आना जाना उसके कंट्रोल में होगा। यह घटना संघर्ष में एक बढ़ोतरी को दिखाता है, जिसमें ईरान के 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 6 अमेरिकी नौसैनिकों की जान चली गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। वहाँ से सिर्फ रूस और चीन के जहाज ही गुजर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत का नाम ही गायब है। 38 जहाज
1100 भारतीय नाविक और 10,000 करोड़ का भारतीय सामान समंदर में फंसा हुआ है। क्या भारत को अमेरिका का साथी मानकर ईरान ने ये कदम उठाया है? ये भारत के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। गुरुवार को ईरान ने अपने पड़ोसी अजरबैजान की राजधानी बाकू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास ड्रोन स्ट्राइक कर दी। ईरान को शक है कि अजरबैजान की ज़मीन इजरायल के लिए लॉन्च पैड बनी हुई है। अजरबैजान अकेला मुस्लिम देश है जहां इजरायली झंडे लहराते हैं। बाकू पर यह हमला इजरायल के लिए एक सीधा मैसेज है, लेकिन ये आग अब ईरान के अपने घर तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईरान और अजरबैजान ज़मीनी सीमा से जुड़े हुए हैं। 6 मार्च तक की एक कड़वी हकीकत है। एक तरफ इजरायल की सटीक मार है, दूसरी तरफ ईरान का थका देने वाला धैर्य। खाड़ी देश डरे हुए हैं कि उनकी दशकों की मेहनत राख न हो जाए, और इन सब के बीच भारत का व्यापार और उसके नागरिक दांव पर लगे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को अब इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए, या ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में हमें तटस्थ रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसी ही सुलगती खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।